सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बारे में पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत हम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन शाह तुगलक के शासनकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो भी आपके लिए आज बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिलेंगी। तो अंत तक बने रहें। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तुगलक वंश के पहले शासक के बारे में, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खान को 5 सितंबर 1320 ईस्वी को हराया। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? इसे गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक किस पद पर था? तो दीपालपुर का सूबेदार था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय ली गई अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अमीर थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से भूमि छीन ली थी, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उस भूमि को दोबारा अमीरों को लौटा दिया था। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन की ओर ध्यान देने वाला पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक, ये भी गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने खेतों में सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन पहला बनेगा कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। फिर पूछ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी क्या थी? तुगलकाबाद थी। नेक्स्ट, तुगलकाबाद नगर रोमन शैली में निर्मित करवाया गया था। 56 कोट दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में करवाया। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि 56 कोट दुर्ग किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। फिर बनेगा कि 56 कोट दुर्ग कहाँ स्थित है? तुगलकाबाद में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। कहने का अभिप्राय यह है कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी और गयासुद्दीन तुगलक की आपस में बनती नहीं थी, उनके विचारों में मतभेद था। फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया? तो सीधा आंसर होगा 29 बार। या फिर पूछ सकता है कि मंगोलों ने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 29 बार किया था। नेक्स्ट, बंगाल अभियान से लौटते समय दिल्ली के समीप अफगानपुर के लकड़ी से निर्मित स्वागत महल में के धराशायी होने पर 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में हुई। कहां पर हुई थी? दिल्ली के समीप अफगानपुर के लकड़ी से बने हुए एक स्वागत महल में हुई थी। फिर पूछ सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के समय गयासुद्दीन तुगलक कहां से लौट रहा था? बंगाल अभियान से लौट रहा था। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटा था तो रास्ते में अफगानपुर में एक जगह है जहां पर उसके स्वागत के लिए एक महल बनाया गया था। तो अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र
जूना खान ने बनवाया था। और वहां पर जब रेस्ट करने के लिए यानी आराम करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक रुका तो वो लकड़ी का महल टूट गया और उसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा जूना खान 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? जूना खान था। फिर क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कब सुल्तान बना? 1325 ईस्वी में बना। फिर क्वेश्चन बनता है कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा जूना खान किस नाम से सुल्तान की गद्दी पर बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कहने का अभिप्राय यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य सुल्तान था। नेक्स्ट, योग्यता के आधार पर पद देने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक कौन था? मौलाना गयासुद्दीन। यानी जिसके पास मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा वो उसे पढ़ाने वाला टीचर कौन था? मौलाना गयासुद्दीन। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। अगर शिक्षक पूछा जाए तो मौलाना गयासुद्दीन, गुरु पूछा जाए तो शेख अलाउद्दीन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपको यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शिक्षक और गुरु में यहां फर्क बताना चाहूंगा आपको। यानी मौलाना गयासुद्दीन ने तो मोहम्मद बिन तुगलक को पुस्तकों से संबंधित पढ़ाई करवाई, जैसे कि हम LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10th ग्रेजुएशन करते हैं तो जो हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में जो टीचर पढ़ाते हैं तो वो टीचर था मौलाना गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक का। और एक गुरु होता है जो हमें धार्मिक शिक्षा देता है, धर्म से संबंधित बातों पर ध्यान दिलाता है और धर्म से संबंधित बातें हमें बताता है, तो वो गुरु होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु कौन था? शेख अलाउद्दीन था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर होगी। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। इससे पहले कोई भी सुल्तान इन दोनों जगह पर नहीं गया था। तो अब क्वेश्चन बनता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सालार मसूद गाजी का मकबरा कहाँ पर है? बहराइच में है। और इन दोनों जगहों पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम योजना के रूप में दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि लागू की। यानी जो दोआब का क्षेत्र था वहां पर इसने टैक्स बढ़ा दिया था। यह इसकी पहली योजना थी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की थी? देवगिरी में की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद रखा। फिर पूछ सकता है कि दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? तो देवगिरी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 ईस्वी में दोबारा दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली में स्थापित की। पहले दिल्ली से बदलकर दौलताबाद गया, अब उसने वहां देखा यहाँ तो कोई फायदा नहीं है रहने का, तो दोबारा से अपनी राजधानी को दौलताबाद से कहां लेके आया? दिल्ली में लेके आया। कब लेके आया था? 1335 ईस्वी में लेके आया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? यानी उस समय पर जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था, पूरे संसार में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए चांदी की जगह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे और उन तांबों के सिक्के का मूल्य
चांदी के टका, यानी जैसे अभी 1 रुपया आता है, उस समय चांदी का जो 1 रुपया होता था उसे टका कहते थे, उसके बराबर उसकी कीमत होती थी। नेक्स्ट, भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे बढ़ते हैं। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक इतिहासकार हुए हैं, तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा धातु के सिक्के चलवाए थे। कांसा बोले तो ब्रोंज के, जबकि बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा धातु के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्ष तक रहा। जो जियाउद्दीन बर्नी इतिहासकार था, वह सबसे ज्यादा समय उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बिताया था, और कितना था वो समय? 17 वर्ष का समय था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान व कराचिल का अभियान किया था। ये इसकी चौथी योजना थी। पहली योजना थी दोआब क्षेत्र के अंतर्गत कर की वृद्धि करना, दूसरी योजना इसकी थी राजधानी को दौलताबाद ले जाना, और तीसरी योजना इसकी थी सांकेतिक मुद्रा चलाना, और चौथी योजना इसकी थी खुरासान व कराचिल का अभियान करना। इसकी ये चारों की चारों योजनाएं एकदम फेल यानी विफल हो गई थी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 ईस्वी में आया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को देश का था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट, रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? इब्न बतूता है। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था 2 प्रकार की थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, उस समय पर भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में बताया है। उसमें उसने बताया कि उस समय भारतीय जो डाक व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी। एक तो थी उलूक नाम से, दूसरी दावा। जो उलूक थी उसके अंतर्गत एक जगह से दूसरी जगह पर डाक यानी पत्रों को या किसी सामान को भेजना होता था, तो वो कैसे भेजा जाता था? घोड़ों के द्वारा भेजा जाता था। और दूसरा था दावा। दावा के अंतर्गत एक जगह से दूसरी जगह सामान पैदल भेजा जाता था। जैसे आजकल हम हमारी चिट्ठियां या कोई सामान पोस्ट के थ्रू या डाक के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो एक होती है साधारण डाक, जिसके अंतर्गत समय थोड़ा लंबा लगता है। दूसरी होती है स्पीड पोस्ट। तो उसी तरह से उस समय पर जो स्पीड पोस्ट होती थी वो उलूक नाम से थी, जो घोड़ों पर देखी आई जाती थी। और एक होती थी साधारण डाक, जो आराम से पैदल लोग दे के आते थे, वो दावा के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक सत्री का सती होने का दृश्य का वर्णन किया है। इब्न बतूता के अनुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी। महिला सती कब होती थी? जब किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता था, तो उसकी चिता के साथ वो महिला भी अपनी जान दे देती थी, उसकी चिता में जलकर अपने प्राणों को त्याग देती थी। तो इस प्रक्रिया को सती होना कहा जाता था। तो उस समय पर कोई भी महिला जब सती होती थी तो नगाड़े बजाए जाते थे जोर जोर से, ताकि जब वो उस आग में जिंदा जले तो उसकी जो चीखें हैं लोग सुन ना पाए, इसलिए नगाड़े बजाए जाते थे। और जो इब्न बतूता था उसने अपनी पुस्तक में इस चीज का वर्णन किया है, और यह बताया कि जब भी किसी महिला को सती होना होता था तो उसे पहले सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजदूत बनाकर किसे चीन भेजा था? इब्न बतूता को भेजा था अपना राजदूत बना के। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन कब भेजा? 1342 ईस्वी में भेजा था। नेक्स्ट, चीन के शासक तोगन तिमूर ने 1341 ईस्वी में अपना राजदूत मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा था। जो चीन का एक राजा था तोगन तिमूर, उसने 1341 में अपना राजदूत भारत भेजा। इसके बदले में अगले साल मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा था? चीन में भेजा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। मलिक होता था उस समय एक पद हुआ करता था जो एक सम्मानित पद होता था, जिनके जिम्मे अलग अलग विभाग होते थे। उन मलिकों को जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो 2 पोशाक या 2 ड्रेसेस दिया करता था उपहार के रूप में। एक ड्रेस तो गर्मी में देता था और एक सर्दी में देता था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन साधु जिन प्रभु सूरी को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का तूतीनामा के नाम से अनुवाद किया। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि तूतीनामा पुस्तक का लेखक कौन है? जिया नक्शबी है। और तूतीनामा में क्या किया गया है? तूतीनामा में एक तोता एक नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हुआ है। संस्कृत भाषा की कथाएं हैं जो तूतीनामा के अंदर लिखी गई हैं। क्लियर है? और किस तरह से लिखी गई है? इस तरह से लिखी गई है कि एक तोता एक महिला को कहानी सुनाता है और उस महिला का पति कहां गया है? विदेश की यात्रा पर गया है। नेक्स्ट, संस्कृत कथाओं को फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जिया नक्शबी था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर व बुक्का ये 2 भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1336 ईस्वी में की। फिर क्वेश्चन बनेगा कि हरिहर व बुक्का 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने कब की? 1347 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन बनेगा कि बहमनी राज्य भारत के किस प्रांत में था? महाराष्ट्र में था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। उस समय भारत में या दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। नेक्स्ट, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने कहा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा में हुई थी। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1351 को हुई। फिर पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो जगह पूछी जाए तो आपका आंसर थट्टा होगा। फिर पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां जाते हुए हुई थी? सिंध जाते हुए हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा, सुल्तान के मरने पर सुल्तान को उसकी प्रजा से
तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सबसे पढ़ा लिखा तो था ये, लेकिन इसके जो नीतियां थी वो कोई काम नहीं आई। ज्यादातर इसके फैसले विफल रहे, ये अपनी नीतियां लागू करने में फेल हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। तो क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक के पिता कौन थे? रज्जब थे। फिरोज शाह तुगलक की मां बीबी जैला राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक की माता का क्या नाम था? बीबी जैला था। फिर पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के नाना कौन थे? राजपूत सरदार रणमल थे। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिरोज शाह तुगलक नायब बारबक पद पर था। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को किस पद पर नियुक्त किया था? तो नायब बारबक के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। पहला तो इसने ठट्टा में ही करवाया था जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, और दूसरा जब ये दिल्ली आया तो दूसरी बार इसने दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक को खलीफा ने कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए, यानी जिस विभाग के अंतर्गत हम टैक्स लगाते हैं, तो उस टैक्स व्यवस्था को सुधारने के लिए 24 कष्टदायक करों यानी 24 ऐसे टैक्स थे जिनको फिरोज शाह तुगलक ने खत्म कर दिया था, और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 कर लागू किए। 4 टैक्स लगाए, 24 टैक्स खत्म किए और उनकी जगह पर 4 टैक्स लगाए। और वो 4 टैक्स कौन कौन से थे? पहला है खराज, खुम्स, जजिया और जकात। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अब ये जजिया क्या होता है? जजिया कर था, जजिया एक टैक्स होता था जब भी हिंदू लोग अपने किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करते थे। मान लीजिए कि अभी हाल ही में अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो हम हरियाणा से, पंजाब से, बिहार से या फिर दिल्ली से, गुजरात से, केरल से कोई भी व्यक्ति अयोध्या जाता अपने धार्मिक यात्रा के ऊपर, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को जजिया कहा जाता था। तो पहले ये जजिया ब्राह्मण नहीं दिया करते थे, ये ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर इसे लागू कर दिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं के कहने पर एक नया कर, सिंचाई कर लगाया। तो क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह तुगलक ने उलेमाओं के कहने पर एक नया कर लगाया था, वह कौन सा कर था? सिंचाई कर था, यानी इरिगेशन टैक्स। जब भी सिंचाई करते थे किसान, तो उसके बदले में उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और कितना देना पड़ता था? उपज का 1/10 भाग देना पड़ता था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने राष्ट्रीय आय के आकलन का कार्य किसे सौंपा था? ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार ब्यूरो तथा दारुल सफा स्थापित किया था, यानी उस समय जो बेरोजगार लोग होते थे उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कर्मचारियों तथा सैनिकों को सेवा के बदले नगद वेतन न देकर जागीर प्रदान करने की नीति लागू की। फिरोज शाह तुगलक से पहले जो सैनिक थे उन्हें उनकी सेवा के बदले में नगद रुपए दिए जाते थे, जबकि इसने ये चीज बंद करवा दी और उन्हें जागीर प्रदान करना शुरू कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि
जो इसकी सेना में होता था उन्हें यह पैसे न देकर एक जमीन का टुकड़ा दे देता था कि ये जमीन तुम्हारी हुई और इसके बदले में मेरे लिए तुम सेना में काम करो। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था। यानी मान लीजिए कि अगर मैं फिरोज शाह तुगलक की सेना के अंदर सेनापति हूं तो मेरे होने वाला लड़का भी सेनापति बनेगा, उसका लड़का भी सेनापति बनेगा। तो यानी इसने वंशानुगत बना दिया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने चेहरा तथा दाग प्रणाली को बंद कर दिया था। जो उलिया, सैनिकों का उलिया लिखा जाता था और घोड़ों को जो दाग लगाए जाते थे, उस प्रणाली को किसने बंद करा? फिरोज शाह तुगलक ने बंद करवाया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए और इन 1200 बागों की देखभाल करने के लिए उसने दासों को लगाया था। तो सल्तनत काल में सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के समय में थे और ये कहा जाता है कि लगभग 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के समय में काम किया करते थे। अब भाई जब इतने ज्यादा दास होंगे तो उनकी समस्याएं भी होगी, तो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। यानी फिरोज शाह तुगलक ने नए नए शहरों को बसाया था, जिनमें कुछ प्रसिद्ध शहर हैं हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर। इन नगरों को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिसार शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसी तरह से फिरोजाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा था? फिरोजाबाद था। फिरोजाबाद दिल्ली के पास पड़ता है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को मंगवाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। दिल्ली के अंदर एक फिरोज शाह कोटला नाम से क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। तो फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है। किसने बनवाया था या किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने कब लूटा? 1360 ईस्वी में लूटा था। फिर पूछ सकता है कि जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में पुरी में है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में नगरकोट अभियान के दौरान ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। नगरकोट का आधुनिक नाम कांगड़ा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नगरकोट था। ज्वालामुखी मंदिर कहां पर स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। जो ज्वालामुखी मंदिर था उसके पुस्तकालय से, लाइब्रेरी थी उसमें संस्कृत के 1300 ग्रंथ मिले थे इन्हें। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से लगभग 300 ग्रंथों को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। किससे करवाया? अजीजुद्दीन किरमानी से करवाया था। और जो अजीजुद्दीन किरमानी ने इनका अनुवाद किया था तो उस अनुवाद की हुई पुस्तक का इसने नाम दिया दलायल ए फिरोज शाही। तो क्वेश्चन बनेगा कि दलायल ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? अजीजुद्दीन किरमानी है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे। उनके क्या नाम थे? अद्धा, विख और संसगानी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। अपनी खुद की जीवनी इसने लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? फतुहात है फिरोज शाही। तो क्वेश्चन बनता है कि फतुहात है फिरोज शाही का लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। फिर बात आती है तारीख है फिरोज शाही। तारीख है फिरोज शाही का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन है?
ये भी जियाउद्दीन बर्नी है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई और इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो शासन था वो दो हिस्सों में बट गया। इसके दो बेटे थे उनमें, तो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने दिल्ली से शासन संभाला और नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से शासन का संचालन किया। नेक्स्ट, अब हम नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में चर्चा करते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था वो एक अयोग्य शासक था और इसका जो राज्य था वो दिल्ली से लेकर पालम तक ही रह गया था। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय मलिक सरवर नामक एक इजड़े ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनेगा कि जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी, जो एक इजड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का था। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन बनता है कि तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि तैमूरलंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। तो आज हमने तुगलक वंश के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। आशा करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन्हें याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।